तो 2018 का जब प्री था तो मैंने वो टो सीरीज़ मंगवाई थी। तो उस टो सीरीज़ से ही मुझे 8 से 10 क्वेश्चन डायरेक्ट फंस गए थे एग्ज़ाम में। उसके अलावा मैं स्पेक्ट्रम से भी पढ़ रहा हूँ हिस्ट्री, और उसके अलावा मेरे पास बाजीराव के नोट्स वगैरह थे, उससे भी पढ़ रहा हूँ मैं हिस्ट्री। तो ऐसे मल्टीपल सोर्सेज थे, तो उसको एक जगह के पे लेके आने के लिए फिर मैंने नोट्स बनाए थे अपने से। भाई के लिए प्लीज़ ये लाइक और सब्सक्राइब कर देना क्योंकि बहुत दूर से जर्नी करके आए हैं हरियाणा में। कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है हमारा दौर आएगा। फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय हम लगातार यूपी पीसीएस में टॉपर टॉक करा रहे हैं और डेली एक एक वीडियो मोटिवेशन से भरी, एक स्ट्रेटजी से भरी, एक एक करके हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस समय हम हरियाणा में हैं और हमारे सामने आज के हमारे गेस्ट हैं विकास मित्तल सर, जिनका यूपी पीसीएस 2022 में एसडीएम डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट पर 16वीं रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है। और सर की जर्नी काफ़ी संघर्षमयी रही है और सर ने जो है लगातार 4-5 साल से तैयारी कर, और इससे पहले सर हरियाणा जो कि पशुपालन विभाग होता है उसमें सर ऑलरेडी कार्यरत हैं। तो सर की जर्नी बहुत ही संघर्षमय रही। एक एक करके हम सभी चीज़ों पर फोकस करेंगे। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप लोग से मेरी एक रिक्वेस्ट है, वीडियो आप सभी लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो बहुत हमें मेहनत लगती है यहाँ हरियाणा, कभी लखनऊ, कभी आगरा, कभी दिल्ली, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे एक मोटिवेशन बना रहेगा। तो सर, हमारे तरफ से और जो व्यूवर्स देख रहे हैं इस वीडियो और अपना कीमती समय देने के लिए आपका तहे दिल से आभार। वेलकम हमारे इस चैनल पर। थैंक यू आपका भी, और आप जो इतनी दूर से जर्नी करके आए हैं, सबसे पहले तो उस चीज़ के लिए भी आपका बहुत धन्यवाद। सर, एक बार फिर से आपसे जानेंगे कि आपका नाम क्या है और आप यहाँ इस समय हरियाणा में तो कहाँ से हैं, और आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, जैसा कि आपने बताया, मैं विकास, हाँ जी, मैं विकास मित्तल हूँ और जींद हरियाणा में मेरी पैदाइश यहीं की है, जन्म भी यहीं हुआ मेरा, और स्टार्टिंग एजुकेशन भी मेरी यहीं से हुई है। 10th जो मैंने मैट्रिक की परीक्षा 2002 में पास की थी यहाँ से, नवदुर्गा सीनियर सेकेंडरी स्कूल है यहाँ पे, वहाँ से की थी जी। तो उसके बाद फिर मैंने डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन ले लिया था VLDA वाला, जिसके बेसिस पे मैं अभी जॉब कर रहा हूँ यहाँ पे हरियाणा गवर्नमेंट में जी। इसमें आपका थोड़ा सा जानेंगे कि आपका जो ऑप्शनल इस एग्जाम में और मीडियम क्या रहा। हाँ, ऑप्शनल मेरा पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस, और मीडियम मेरा इंग्लिश रहा है जी। मेरे ग्रेजुएशन में भी यही सब्जेक्ट था, और फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएट भी किया इसमें और नेट भी क्वालिफाई किया। सर, आपने बताया कि 2004 से ही मतलब डिप्लोमा करने के बाद तैयारी कर रहे थे, फिर 2016 में आकर आपने फाइनली सिविल के लिए प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिए। तो जिससे सर थोड़ा सा बताएंगे, यूपीएससी के भी कोई आप अटेम्प्ट दिए हैं? जैसा कि आपने बताया ना, मेरा जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। मतलब 2006 से मैं जॉब कर रहा हूँ, और फिर आप मान के चलिए 2017 तक मेरा कोई मतलब सिविल में आने का एक किस्म से मतलब था दिमाग में 8 में, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन हो गया था। लेकिन फिर प्रॉपर मैं तैयारी नहीं कर पाया, मतलब कुछ घरेलू सर्कमस्टांसिस थे, कुछ रहा सिस्टम कुछ ना कुछ लाइफ में। लेकिन 17 में फिर मैंने प्रॉपर स्टार्ट किया था। 17 का ही अटेम्प्ट यूपीएससी का दिया था मैंने, प्री का 1 अटेम्प्ट दिए सर? हाँ, ओनली 1 अटेम्प्ट था। उसके बाद आई टर्न्ड ओवर एज। तो इस समय आपकी अगर बात करें तो कितना एज हो गई है सर? अभी मैं 36 ईयर्स का हूँ। हाँ। तो सर, अब तो जो है कि आप हमारे यूपी से एसडीएम होगा, एकदम ऊपर पोस्ट है, एकदम ऊपर की वाली जो है हायर पोस्ट बोली जाती है। सो सर, जैसे अगर थोड़ा सा बात करेंगे, आप हरियाणा से होकर आपके लिए तो काफ़ी चैलेंजिंग रहा होगा दूसरे स्टेट में लड़कर जॉब लेना, आप तो उसके बारे में क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने को मिले? 17 में जैसे मैंने यूपीएससी दिया जी, तो उसके बाद साइमल्टेनियसली आई केम टू नो अबाउट द यूपीपीसीएस जी। तो 17 में ही फिर यूपीपीसीएस का एक रफ अटेम्प्ट मैंने दिया, जबकि मुझे कुछ पता नहीं था एग्ज़ाम के बारे में। तो लेकिन मैं देने गया तो फिर मेरा कुछ नहीं होना था, पता है वो मतलब बगैर तैयारी के नहीं होता। तो फिर मुझे पता लगा कि ना, ये लोग हर साल वहाँ पे पीसीएस का हर साल एग्ज़ाम होता है, जैसे हमारा यूपीएससी का होता है, इसी तरह वहाँ पीसीएस का हर साल एग्ज़ाम होता था यूपी में भी। लेकिन हमारे हरियाणा में जैसे पीसीएस रेगुलर नहीं होता। तो हरियाणा में लास्ट टाइम अभी भर्ती हुई थी 2021 में, पिछली साल ही, तो उसमें मेरा रह गया था। तो पीसीएस का फिर वहाँ से मोटिवेशन मिला, क्योंकि एक तो हर साल एग्ज़ाम हो रहा था, दूसरा फिर एग्ज़ाम की जो एक जो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी काफ़ी फेयर थी वहाँ पे। कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए अभी एग्जाम होने वाला है, अंतिम दिनों में कैसे तैयारी की जाए, तो प्रीलिम्स के लिए क्या क्या आपने बुकलेट फॉलो किया था? हालांकि सर, आपने जो कंटेंट अभी आपसे बात हो रही थी कि बताया कि हम सभी चीज़ें ऑनलाइन मंगाते थे, और आप फाइनली वो भी टॉप कर गए, 16वीं रैंक लाना कमी नहीं है सर। तो क्या आपने स्पेसिफिक कंटेंट फॉलो किया?
प्रीलिम्स के लिए? प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिक जैसा कि सभी लोग करते हैं वैसा ही मैंने भी, मतलब बेसिकली मैंने स्टार्ट किया था एनसीईआरटी की बुक से। तो एनसीईआरटी सारी कंप्लीट करने के बाद फिर मैं स्पेसिफिक बुक्स पे गया, जैसे कि हिस्ट्री का सभी लोग बताते हैं स्पेक्ट्रम है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, और उसके बाद पॉलिटी तो क्योंकि मेरा ऑप्शनल भी रहा तो फिर लक्ष्मीकांत मैंने पढ़ा काफ़ी अच्छे से। ज्योग्राफी के लिए मैंने इंडियन ज्योग्राफी के लिए पेरियार की बुक आती है एक, उसको रेफ़र किया था। उसके अलावा 11th और 10th की और जियोग्राफी की बुक्स, फिजिकल जियोग्राफी और उसके लिए वर्ल्ड जियोग्राफी के लिए। इसके अलावा इकोनॉमिक्स का मैंने रमेश सिंह की बुक पढ़ी थी, और क्या रह गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके लिए मैंने फिर वही एनसीईआरटी किया था बेसिकली, और ल्यूसेंट की बुक से किया था एनसीईआरटी। एनवायरनमेंट सर? इन्वायरमेंट के लिए सच नहीं किया, घटना चक्कर का किया था मैंने जी। हाँ, घटना चक्कर का सच मैं बता रहा हूँ कि घटना चक्कर की तो बुक्स मैंने, जैसे पूर्वालोकन आती है ना हर एक सब्जेक्ट वाइज, तो वो मैंने मल्टीपल टाइम्स किया था। तो जो घटना चक्र आती है पूर्वालोकन, जैसे हर सब्जेक्ट की अलग अलग, हिस्ट्री के लिए अलग, पॉलिटी के लिए, तो आपने मतलब कैसे उसको पढ़ा था? नोट्स बनाए थे या फिर उसे ही मल्टीपल टाइम रिविजन किए? नहीं, नोट्स बनाए थे मैंने, लेकिन वो ओनली घटना चक्कर से नहीं बनाए, क्योंकि नोट्स मैंने बनाए थे वो सभी जैसे भी जो भी मैंने मटेरियल पढ़ा, क्योंकि अब मैं हिस्ट्री का अब पढ़ रहा हूँ, जैसे एंशंट हिस्ट्री भी पढ़ रहा हूँ मैं, मेडाइवल भी, मॉडर्न भी, मैं ल्यूसेंट से भी पढ़ रहा हूँ हिस्ट्री, उसके अलावा मैं स्पेक्ट्रम से भी पढ़ रहा हूँ हिस्ट्री, और उसके अलावा मेरे पास बाजीराव के नोट्स वगैरह थे, उससे भी पढ़ रहा हूँ मैं हिस्ट्री। तो ऐसे मल्टीपल सोर्सेज थे, तो उसको एक जगह के पे लेके आने के लिए फिर मैंने नोट्स बनाए थे अपने सेल्फ के, तो उससे फिर रिवीजन में आसानी रही मुझे, और घटना चक्र को भी उसमें इंक्लूड किया फिर मैंने। जी सर, थोड़ा सा बात करेंगे कि जो इसमें करंट अफेयर्स का वेरी इंपॉर्टेंट रोल है, तो करंट अफेयर्स के लिए आपने क्या चीज़ें मतलब रिसर्च फॉलो किए थे जो डेली आपके? जी, डेली करंट अफेयर का जैसे कि ऑनलाइन एप्स हैं, जैसे विजन आईएएस का है या फिर इनसाइट का है, उसके अलावा फिर घटना चक्कर का जो बुक आता है मंथली भी और ईयरली भी। तो आपने कौन सा प्रेफर किया था? दोनों प्रेफर किए थे, क्योंकि उसमें आप घटना चक्कर में ज़्यादा फैक्चुअल रहता है, लेकिन इनसाइट और जो विजन से हम लोग करते हैं ना, तो उससे आपका फिर कॉन्टेक्स्ट भी क्लियर होता है। लेकिन सर एक स्टूडेंट ने अभी कमेंट्स किए थे, उनका एक क्वेश्चन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि मतलब जो फिल्म्स और मेंस के लिए जो करंट अफेयर्स हैं, मतलब कितने दिन पुराना पढ़ें, 6 महीने साल भर, कितने दिन तो मतलब पुराना तक हमें पढ़ना चाहिए? देखिए, वैसे तो मतलब एग्ज़ाम ये कहता है कि आप अगर इन टच जितना मैक्सिमम रहो उतना आप रहो तो अच्छा है, लेकिन फिर भी 1 साल का तो मिनिमम आपको करना ही चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ जी, 1 साल का जी, 1 साल का मिनिमम करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए। इसके अलावा सर जैसे इस समय तमाम यूट्यूब चैनल हैं जो आप डेली कुछ एनालिसिस करा रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन करा रहे हैं, कुछ वापो वीडियो करा रहे हैं, देखते हैं हम। तो आपने जो प्रेफर किया, जो आपकी तैयारी में हेल्प की है, कोई वेबसाइट या फिर यूट्यूब चैनल जो बेस्ट हो आपका? यहाँ किसी का प्रमोशन नहीं किया जा रहा है सर, आप फ्री होकर बोल सकते हैं। यूट्यूब चैनल एक्चुअली ना, मैं जब यूट्यूब पे जैसे वो पढ़ाते हैं तो काफ़ी लंबे हो जाते हैं, और मुझे तो फिर देखो सही बताऊँ तो नींद आने लग जाती है तो मैंने सच मतलब कोई वीडियो नहीं सुना। हाँ, मतलब मैंने जो करंट अफेयर के लिए जो इनका आपके प्रयागराज से ही है वो उत्कर्ष भैया है, उनका जय हो का आता है ना, तो हाँ वो डेली का इंटरव्यू दिए थे इस बार हाँ उनका हुआ भी है शायद। तो उनका फिर मैंने वो PDF फॉर्मेट में डाल देते हैं वो करंट अफेयर महीने का ना, तो फिर वो मैंने फॉलो किया था। सर थोड़ा सा बात करेंगे सर कि इस अंतिम समय में मतलब कि कैसे तैयारी करनी चाहिए प्रीलिम्स के लिए? कोई मतलब किन किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें, किस चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं सर। ये लास्ट समय है प्रीलिम्स 2023, तो कैसे मतलब अंतिम चीज़ों में कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें, किन टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करें, किन टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान दें, कैसे प्रिपेयर करें? देखो, मैं अपनी स्ट्रेटजी आपको बता सकता हूँ ना, उसमें आपका सबसे पहले तो आप क्या करिए, आपका करंट अफेयर आप इंश्योर करिए कि आपका करंट अफेयर से एक भी नंबर ना कटे। जी, मतलब 30 से 40 क्वेश्चन का रेशियो रहता है करंट अफेयर का प्री के एग्जाम में, तो आप कोशिश करिए। और करंट अफेयर भी जो यूपीपीसीएस पूछता है ना, वो डायरेक्ट ही पूछता है मोस्टली, मतलब कुछ एक क्वेश्चंस में वो मल्टीपल स्टेटमेंट्स दे देता है, लेकिन वो डायरेक्ट पूछता है। तो फिर आप कोशिश करिए कि आपका करंट अफेयर एक तो अच्छे से तैयार हो। सेकेंड, फिर जो इन्वायरमेंट वाला
पोर्शन रहता है। इन्वायरमेंट के क्वेश्चन भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आते, वो इजी ही रहते हैं मोर और लेस, तो फिर आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। 15 से 20 क्वेश्चन आपके वहाँ से निकल जाएंगे। थर्ड फिर मैं बताना चाहूँगा कि जो ज्योग्राफी का ऑप्शन वो रहता है ना, ज्योग्राफी में भी जैसे जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है वहाँ से यूपीपीसीएस हर साल पूछता है 5 से 10 क्वेश्चन, तो वो लिमिटेड सा सिलेबस है, लेकिन अगर आप उसको अच्छे से कर लोगे ना, फैक्चुअल है वो, तो फिर वो आप उसको वहाँ भी आप उसके नंबर नहीं कटने दोगे। ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी भी साथ में। फोर्थ फिर पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस जैसे मेरा तो ऑप्शनल था, लेकिन वैसे भी पॉलिटिकल साइंस मतलब आमतौर पे सभी स्टूडेंट्स का अच्छा ही रहता है, तो अगर वो अच्छे से करेंगे तो फिर वहाँ से आपका, जैसे मैंने 4 बताए पोर्शन, तो 4 पोर्शन से आपका ना लगभग 80 से 100 क्वेश्चन आपका वहाँ कवर हो रहा है। उसके बाद रह गया हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में मोस्टली करंट अफेयर ही रहता है, तो वो करंट अफेयर में ही ऐड हो जाएगा। फिर फिफ्थ रह गया आपका जो साइंस टेक और ये जो आपका साइंस टेक वाला पोर्शन, हिस्ट्री और एक यूपी स्पेशल भी, जैसे अभी जो लेटेस्ट जो गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह है, जैसे इन्वेस्टर समिट वगैरह हुआ था ना, तो उससे रिलेटेड बजट का है, तो वहाँ से मतलब अमूमन अगर स्ट्रेटजी वाइज थोड़ा सा किया जाए तो आप आराम से प्री निकाल सकते हो। ऐसा मेरे ख्याल, मुझे दिक्कत लगता है कि आनी नहीं चाहिए अगर इस तरह से किया जाए था ना। सर आपने तो पूरे टॉप कर दिया, ऐसा क्या लगता था कि नहीं हमारा इस बार एसडीएम बन जाएंगे, वो भी 16वें रैंक के साथ? एसडीएम का मतलब दिमाग में था भी बनना है तो एसडीएम ही बनना है, क्योंकि लास्ट ईयर भी मेरा डिप्टी जेलर पे सिलेक्शन हुआ था, तो उसमें भी मैंने एक्सटेंशन के लिए लिखा हुआ है विभाग में, तो मतलब ये था भाई हाँ मतलब बनना है तो एसडीएम बन जाए तो बेस्ट है, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि एसडीएम बन जाएंगे क्योंकि अभी सीटें काफ़ी कम थी, 18 सीट्स ही थी जनरल की, तो हाँ, लेकिन ये था भाई चलो एसडीएम नहीं तो डीएसपी है या फिर बीडीओ वगैरह में कहीं आ जाएगा, लेकिन फिर लकीली अब आ गया है, तो फिर कहीं ना कहीं वो मेहनत, वो जब इस सभी कह रहे हैं कि मेहनत आपकी रंग लाई, तो लगता है कहीं ना कहीं वो जस्टिफाई है चीज़। मतलब सर जैसे तैयारी करने के दौरान और जो चीज़ें आपको चैलेंजिंग रही, थोड़ा सा उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि मतलब क्या क्या किन किन चीज़ों के साथ आपको सेक्रीफाइस करना पड़ा, और भी इस समाज में वो सारी चीज़ें कई टाइम से आप यहाँ तैयारी कर रहे थे, नहीं हो रहा था, तो उसे सब आप बता सकते हैं कि सेक्रीफाइस तो फैमिली फंक्शंस मोस्टली, जो अब कई बार ऐसा होता था कि फैमिली में शादियां होती थी तो मैं अटेंड नहीं कर पाता था। सेकंड फिर जैसे फैमिली टाइम जो प्रॉपर कहते हैं फिर वो मैं स्पेंड नहीं कर पाया। और थर्ड फिर जैसे ऐसा भी हुआ है कई बार, मतलब एग्ज़ाम्स मोस्टली आते थे भाई, कोई ना कोई जैसे जो फेस्टिवल के टाइम आता था, जैसे करवा चौथ है या कोई तो उस टाइम फिर वो चौथ के समय जो है कि कुमार गौरव सर क्लास में ही जो है कि जी कई बार ऐसा बना है कि करवा चौथ वाले दिन इन्होंने एग्जाम रख दिया और तो मैं एग्जाम के लिए फिर तो रात को भागे लेट जल्दी ना, तो हुआ है ऐसा मतलब ना कई बार, लेकिन फिर ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, तो फिर जब सब कुछ अगर आखिर में अच्छा हो जाए ना तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बताना चाहूँगा भी अगर आप प्रॉपर मतलब अपना पूरा 100% अगर एफर्ट से कर रहे हो ना, तो फिर आपको फिर अल्टीमेटली फ्रूट्स भी मिल जाते हैं अच्छे। सर कितने घंटे जॉब के साथ तैयारी करना मुश्किल है, कितने घंटे डेली पढ़ लेते थे सर? हाँ, जॉब के साथ रहता था, मुश्किल तो रहता था, लेकिन फिर वही टाइम मैनेजमेंट वाली बात आ जाती। सुबह अब मेरा रूटीन लगभग पिछले 4-5 साल से ये है कि मैं सुबह 4:30 या 5 बजे उठ जाता हूँ, कोई अलार्म की ज़रूरत भी नहीं है, वो ऑटोमेटिक बॉडी में अलार्म फिट हो गया तो 2 घंटे सुबह, और उसके अलावा 2-3 घंटे जॉब पे भी, क्योंकि जॉब हमारा ज़्यादा हेक्टिक नहीं है, मतलब कोई एनिमल्स वगैरह अगर कोई आ जाता है केस तो देख लेते हैं, वरना कोई ज़्यादा मतलब हेक्टिक जॉब नहीं है, तो वहाँ पे भी टाइम मिल जाता था। उसके अलावा फिर जॉब से आने के बाद घर पे भी टाइम फिर मिल जाता, तो मतलब 6 से 8 घंटे मतलब मिल जाता था डेली का ना। सर तैयारी के लिए जैसे कोई मतलब अपने जैसे बताया 6 से 8 घंटे, लेकिन फिर भी सर कैसे मतलब तैयारी करते थे, पढ़ते थे, कोई टारगेट करके डेली कि नहीं हमें इस दिन में इतना टॉपिक कवर करना है, इसे करना, या फिर आपका वीकली मंथली कोई टारगेट रहता था? नहीं, डेली टारगेट्स, सुबह उठकर डेली टारगेट्स बनाते थे? जी, डेली टारगेट्स बनाता नहीं, ऐसा कोई पेन कॉपी लेके नहीं बनाता था, लेकिन दिमाग में रहता था कि आज हमने इस सब्जेक्ट का ये करना है, इस सब्जेक्ट का ये करना है और इसका ये करना है। सर कभी ऐसा भी रहा होगा कि मतलब कुछ काम में या फिर अदर दूसरे काम में अपने से वजह से वो टारगेट पूरा नहीं हो पाते, तो उस परिस्थिति में काफ़ी अपना दिमाग में माइंड में क्या हो नेगेटिव फीलिंग आती, तो उससे कैसे हैंडल करते? बिल्कुल नेगेटिव आती थी और बल्कि मैं तो इवन ये भी कहूँगा कि जैसे मान लो अगर मैं पढ़ भी नहीं रहा हूँ और लेकिन मैं बुक्स के पास बैठा हूँ ना, तो फिर भी दिमाग पॉजिटिव रहता था, लेकिन अगर बुक से दूर चला जाए ना फिर दिमाग में ये रहता था कि पढ़ना भी है
तो हाँ, मतलब दिमाग में देखो स्ट्रेस तो रहता ही है भाई। आप अगर कोई चीज़ कर रहे हो तो फिर आपको अगर वो टाइम नहीं मिल रहा तो फिर वो रहता है दिमाग में। जी तो सर थोड़ा सा बात करें प्रीलिम्स के बाद मेंस का एग्जाम होता है, तो उसके बाद मतलब अपने आप को कैसे स्ट्रेटजी बनाते थे? डेली आंसर राइटिंग करते थे? कितने घंटे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते थे? कोई टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन किया प्रीलिम्स और मेंस, तो उसे भी बता सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए मैंने टेस्ट सीरीज़ ऑनलाइन ज्वाइन नहीं किया। मैं दृष्टि के जो ऑनलाइन, वही आपने जो पहले ही कहा, मैं दिल्ली से मंगाता था तो दृष्टि की टेस्ट सीरीज़ मंगा लेता था ना ऑनलाइन, प्री की। जी मेंस के लिए सच मैंने कोई ज्वाइन नहीं किया जी, ना ही मैंने कोई आंसर राइटर। आप भी अभी कहोगे ये भी बड़ा मतलब सरप्राइजिंग है ना। आंसर राइटिंग कभी नहीं किया? नहीं, आंसर राइटिंग डायरेक्ट एग्जाम में जाकर? डायरेक्ट एग्जाम में, लेकिन आप मैं बताता हूँ इसमें क्या है। मतलब मेरा ये मानना है, जैसे अब हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं जी, अगर हमें वो अच्छे से हमने पढ़ लिया ना उसका, तो फिर आप उसको एग्जाम में लिख सकते हो। लेकिन अगर आपने अच्छे से पढ़ा ही नहीं है वो, अगर आपके दिमाग में ही नहीं है, तो फिर आप उसको आप नहीं कर सकते, उसको पेन पेंसिल से उसको नहीं उतार सकते। तो मेरा ये रहता है मैक्सिमम उसको रिवीजन किया जाए, कोई भी चीज़ है ना, तो फिर उसको फिर आसानी रहती थी उसको यूं का यूं आप एग्जाम में या कहीं भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं उसको। सर एक स्टूडेंट का डाउट था कि मतलब कि इसमें पेन का भी इफेक्ट रहता है, मतलब कौन से पेन यूज की जाए आंसर राइटिंग में? आपने कौन सी यूज किया, बॉल पेन या जेल पेन? नहीं, जेल V5 पेन यूज़ किया था मैंने। V5 जेल पेन? हाँ, मेंस के लिए। जी सर, आपने ब्लैक और जो ब्लू दोनों की केवल वन? नहीं, ब्लू पेन ओनली। हाँ सर, एक आंसर लिखने के लिए मतलब बेस्ट आंसर लिखने के लिए ऑथेंटिक हो और एग्जामिनर देखते ही मतलब लगे कि नहीं हाँ एग्जाम आंसर ऑथेंटिक है, कैसे आंसर को अपने इफेक्टिव बनाए? और डायग्राम वगैरह जो एक्स्ट्रा करिकुलरिटीज है जो हम नहीं जानते हैं और जो आप कहते थे अपने आंसर राइटिंग, उससे सर बताइए कुछ कीज पॉइंट आंसर राइटिंग के समझ से कैसे डायग्राम लगाकर बीच में फ्लोटिंग चार्ट। जैसे अब कोई भी क्वेश्चन है जी, तो अगर आपको अपना क्वेश्चन यूनिक बनाना है तो सबसे पहला तो प्रयास यही रहता था कि उसका जो इंट्रो है ना वो बेस्ट से बेस्ट दिया जाए। तो मेरी कोशिश ये रहती थी कि इंट्रो में या तो कोई फैक्चुअल डाटा डाला जाए या फिर डेफिनेशन तो जनरली लिखते ही हैं लोग डेफिनेशन से रिलेटेड। लेकिन और तीसरा फिर मेरा ये रहता था कि अगर कोई उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई कोट है ना अच्छा, मतलब किसी थिंकर का, तो मैं उससे भी स्टार्ट करता था। जैसे कि कोई अर्बनाइजेशन से रिलेटेड रिपोर्ट है या फिर ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड डेफिनेशंस हैं किसी थिंकर की, डिफरेंट थिंकर्स की हैं, या फिर सोसाइटी से रिलेटेड, जैसे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर JL नेहरू की कोट है कोई, तो मार्क ट्वेन की है। तो इस तरह से मतलब मेरा ये रहता था इंट्रो, उसके बाद फिर बॉडी के अंदर भी मैं कोशिश करता था कि फैक्ट्स आ जाएं लेटेस्ट, जैसे करंट अफेयर से रिलेटेड कोई फैक्ट्स आ जाए। उसके बाद फिर वो ट्री डायग्राम्स एंड ऑल दैट वो तो रहता ही है। फिर उसके बाद फिर जो कंक्लूजन, मतलब कंक्लूजन में भी आप एक वे फॉरवर्ड भी एग्जामिनर को भी लगना चाहिए कि बंदा हाँ कुछ मतलब सुझाव भी दे रहा है, आगे एडमिनिस्ट्रेशन में आना है। तो इस तरह से मतलब ये रहता था, इंट्रो, बॉडी प्लस फैक्ट्स प्लस डायग्राम प्लस कंक्लूजन। जो सर आपने बताया कि स्टार्टिंग में जैसे नेहरू के रिपोर्ट ऐसे कुछ जो, तो इसे सर कैसे मतलब अपने आप जो उनकी थिंकिंग है तो कोई आप सजाए रहते थे या फिर कैसे याद किए रहते थे पहले नहीं से? वो याद करना पड़ेगा आपको पहले से। जी, जैसे अब हम अलग अगर से लिख कर मतलब हाँ वो मैंने नोट्स बना रखे मेंस के लिए। मैंने आंसर राइटिंग नहीं की लेकिन नोट्स मैंने बना रखे। तो इस सर जैसे अलग अलग बुकें से उनके फैक्ट्स मतलब निकाल कर मतलब जैसा क्वेश्चन जो पूछे और ऐसे क्वेश्चन जो है अफेक्टिव हो जाता है सर? बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है क्वेश्चन आपका, मतलब आपका एकदम से आपका अलग हो जाएगा दूसरों से ना, अगर आप इस तरह से करते हो तो फिर। और सर जो आपने बनाया है नोट्स उसे सर अगर टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे जिससे स्टूडेंट को हेल्प हाँ मैं दिखा सकता हूँ आपको। हाँ दिखा सकता हूँ। तो फ्रेंड्स सारे सर के नोट्स जो है टेलीग्राम पर फोटो खींचकर अपलोड कर दी जाएगी और सर कुछ ही दिन में एक चैनल भी बनाने वाले हैं, बहुत जल्द आपको सूचना की दी जाएगी। उससे कोई भी रिलेटेड क्वेरी हो, कमेंट्स हो या फिर क्वेश्चन, आप सारे सर से डायरेक्ट जुड़कर अपनी जो है कि अपनी क्वेरी दूर कर सकते हैं और बहुत जल्द आप लोग को हर क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। और सर बहुत ही स्मूथ है सर की जर्नी स्ट्रांग में ही रही है और दूसरे स्टेट से लड़कर बहुत एक अलग अपने आप में रुतबा है। तो सर थोड़ा सा एक और क्वेश्चन रहेगा आपसे, तो इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करें अपने आप को? इंटरव्यू जैसे मेरा कि थर्ड कई टाइम्स आपने जी मेरा थर्ड इंटरव्यू था ये UPPCS में।
तो इंटरव्यू के लिए एक तो मैं अपना बोलना चाहूँगा, देखो मेरे एक फ्रेंड हैं विवेक चहल, IPS हैं वो, अभी हिमाचल प्रदेश में, तो उनसे काफ़ी मदद मिली मुझे फर्स्ट इंटरव्यू से लेके और थर्ड इंटरव्यू तक। मैं हर एक बात उनसे डिस्कस करता था और वो मेरे लिए टाइम भी निकाल लेते थे तो उनकी बहुत हेल्प मिली मुझे, मतलब किस तरह से इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन आंसर्स रिप्लाई करने हैं, अगर नहीं आ रहा तो आपको कैसे वो करना है, हैंडल करना है, तो इस तरह से। मॉक इंटरव्यू भी देते? मॉक नहीं दिया मैंने कभी नहीं सर? नहीं एक तरह से वही मॉक इंटरव्यू आपका? जी, मेरा वहीं पे मॉक और रिटर्न टेस्ट सीरीज भी वहीं पे सब कुछ वहीं पे हो रहा था। हाँ। तो हो सकता है इसीलिए थर्ड अटेम्प्ट लग गए नहीं ऐसी कोई बात नहीं। बाकी अच्छा रहा, मतलब ना एक्सपीरियंस तो मेरा, मतलब आप सभी लोग जो भी देख रहे हैं। कैसे तैयारी करते थे? इसे जनरली पूछने की तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मतलब मेंस जाने के बाद इंटरव्यू की तैयारी कैसे करते हैं, किन चीज़ों पर फोकस करते हैं, किन चीज़ों के लिए मतलब कहाँ से डाटा कलेक्ट करते हैं? जी, इंटरव्यू के लिए कोई अलग से मेरे ख्याल नहीं पढ़ना पड़ता आपको ना। जो आप पढ़ रहे हो ऑलरेडी, जैसे आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट जो भी है, अब तो चलो ऑप्शनल को हटा के यूपी स्पेशल ऐड कर दिया, लेकिन पहले तक ऑप्शनल से रिलेटेड आपके मोस्टली क्वेश्चंस बनते थे इंटरव्यू में, तो ऑप्शनल को आप अच्छे से तैयार करिए अपना। दूसरा फिर जो आपने सब्जेक्ट्स ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। तीसरा फिर करंट अफेयर, जो भी करंट अफेयर का है पिछला, जैसे 10 दिन का, 15 दिन का, महीने का, तो उससे वो काफ़ी सवाल पूछते हैं। जी। अब सर आप हरियाणा से थे, तो इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछे कि आप यहाँ पर आकर यहाँ जॉब? जी, मुझसे फर्स्ट इंटरव्यू में पूछा गया था कि आप हरियाणा से हैं और आप यूपी में जॉब करना चाहते हैं, तो यहाँ के कल्चर से आप कैसे अडेप्ट करेंगे। तो मैंने उसका यही जवाब दिया था कि यूपी सर हमारे हरियाणा के साथ लगता है, वेस्टर्न यूपी काफ़ी पार्ट है जो हरियाणा के साथ लगता है, और वहाँ के कल्चर में और यहाँ के कल्चर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दूसरा फिर मेरा रिप्लाई ये था कि सर क्योंकि सिविल सर्विसेज डाइवर्सिफाइड जॉब्स हैं और मतलब आपको एक चैलेंजिंग इन्वायरमेंट देती हैं, तो फिर जॉब में आने का मकसद ही ये था कि मैं डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर और जो ट्रेडिशंस हैं उसको समझ सकूं और अपने काम को कर सकूं, BCS के दोनों के। प्रीलिम्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ तक इम्पोर्टेंट है? कई बार कहते हैं बच्चे की डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट होता है वहीं से, तो आपको मतलब क्या एक्सपीरियंस रहा? क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट रिपीट हो सकता है ना हो, लेकिन क्वेश्चन अगर मान लीजिए कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है तो उसमें से दूसरी स्टेटमेंट से फिर वो क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो इसी तरह से क्वेश्चन तो रिपीट होते हैं, ऑब्वियसली होते हैं क्वेश्चन रिपीट्स। और फिर मुझे तो मैं तो इसमें एक आपको एक और इंटरेस्टिंग बताना चाहूँगा, जैसे घटना चक्कर की कोई टो सीरीज़ आती है एग्ज़ाम से थोड़े दिन पहले ही, तो 2018 का जब प्री था तो मैंने वो टो सीरीज़ मंगवाई थी, तो उस टो सीरीज़ से ही मुझे 8 से 10 क्वेश्चन डायरेक्ट फंस गए थे एग्ज़ाम में जो कि फैक्चुअल बेस थे। हर साल आती है? हर साल आती है वो टो सीरीज घटना चक्कर की। हाँ, 8 से 10 क्वेश्चन डायरेक्ट, बहुत बड़ी बात है। जी 8 से 10 क्वेश्चन उस साल मुझे डायरेक्ट वहाँ से मिल गए थे, और वो भी फैक्चुअल क्वेश्चन थे जो हो सकता है कि अदरवाइज मैं वो छोड़ के आता। मोटिवेशनल वीडियोस देखता था मैं यूट्यूब पे। हाँ, मोटिवेशनल वीडियोस देखता था मैं, जो UPSC के टॉपर हैं या फिर UP PCS के टॉपर हैं, उनके इंटरव्यू हैं, पिछले मॉक इंटरव्यूज दिखाते हैं ना दृष्टि के, तो वो मुझे शौक रहता है, अभी रहता है। मैं इवन आई एम सिलेक्टेड, लेकिन अब भी मुझे देखने का शौक है। वीडियो देखते देखते खुद आज मोटिवेशन के प्रेरणा बन गए, ऐसा भी कुछ रहा होगा, कभी हम भी देंगे। जी बिल्कुल रहता है मन में ऐसा। सर आप आज फाइनली आपकी बारी आई गई। जी सर। जी सर थोड़ा सा काफ़ी सर एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा, कोई भी मोटिवेशन लाइनें, इंस्पिरेशन लाइनें जो आपको आती है, पोएम, पोएट्री, जो भी अभी आपने बताया नेहरू की थिंकिंग, जो भी आपको आती है सर, जैसे हमारे स्टूडेंट के प्रिपरेशन में एक नई 2 लाइन सिर्फ मुझे याद है, वो मैं बताना चाहूँगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और एक और मैं जो कि अक्सर गुनगुनाता हूँ, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है हमारा दौर आएगा। थैंक यू सर, अपना कीमती समय देने के लिए हमारे स्टूडेंट को और हमें बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत है एक बार फिर से। थैंक यू मंजीत जी, और सबसे यही आग्रह है मेरा, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कि भाई के लिए प्लीज़ ये लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत दूर से जर्नी करके आए हैं हरियाणा में, तो यही है भैया। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, सर ने एक एक करके प्रीलिम्स और मेंस एक एक करके साथ ही साथ आपको जॉब प्रेफरेंस के बारे में भी गाइडेंस बताया। कहीं ना कहीं जो कि हम एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं और जॉब प्रेफरेंस छोटी सी मिस्टेक और हमारे करियर का बहुत बड़ा घातक बन जाती है। तो बहुत ही अच्छी बात सर ने बताई, और हम सबको इस चीज़ के बारे में अवेयर रहना चाहिए। और
इतनी बड़ी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन बच्चे जॉब प्रेफरेंस भरने में ये सर के साथ नहीं, 1-2 लोग और के साथ हुआ है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि छोटी छोटी बातों को अपना केयर करें और कहीं ना कहीं आपके करियर में एक नई उड़ान देगी। और एक एक करके सब सर ने फिल्म से घटनाचक्र से लेकर और कंटेंट को लेकर और साथ ही साथ इंटरव्यू को लेकर, आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। कोई भी क्वेरी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और उससे हम आने वाले अगले वीडियो में क्वेश्चन पूछेंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।